अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तजवीद के 11 क्लास मुकम्मल हो चुके हैं। आज हमारी तजवीद की 12वीं क्लास है जिसमें हम जज़म और तशदीद के बारे में मालूमात करेंगे। यानी कि जिस हुर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हुर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। और तशदीद किसको कहते हैं? तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। गुन्ने नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ने की मकदार एक अलिफ के बराबर है। ये था जज़म और तशदीद के बारे में मालूमात। अब हम इसके बारे में डिटेल्स मालूम करेंगे। यानी कि जज़म किसको कहते हैं पहले समझिए कि जज़म को से या के ऊपर को से भी वट के ऊपर ये जो छोटा सा एक दाल के वैसा आता उसको कहते हैं जज़म। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जज़म वाले हुर्फ, यानी जो ही कोई हुर्फ के ऊपर अगर जज़म आ जाता उसको कहते हैं साकिन। अगर कोई हुर्फ के ऊपर जज़म आ गया तो वो क्या हो जाता है? साकिन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जज़म नहीं बोलते बल्कि साकिन कहते हैं। ज़हन में रखें, जज़म किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। और कोई हुर्फ के ऊपर अगर जज़म आ जाता तो उसको कहते हैं साकिन। ठीक है, जज़म वाले हुर्फ को पीछे से मिला के पढ़ते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर देखिए तजरी है। ठीक है, ताजीम जबर तज, तो जीम के ऊपर जज़म है तो हम क्या कर रहे हैं? ता के ऊपर जबर है तो उसको पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते, इसको कहते हैं जज़म। इसको कहते हैं जज़म। जज़म किसको कहते हैं? पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ने को जज़म कहते हैं। कोई हुरूफ के ऊपर अगर जज़म आ जाता हो उसको साकिन कहते हैं, यानी जज़म नहीं कहते। तो ताजीम जबर तज रा या ज़ेर री तजरी, यहाँ पर भी या के ऊपर जज़म है तो जज़म का मतलब क्या है? पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ना है। रा या ज़ेर री तजरी तजरी। तो देखिए यहाँ पे एक कायदा हो रहा, दो कायदे कौन से हो रहे? ये तो ताज़ा बता हरकत है और ये जीम जो हो रहा ये हुरूफ कलकला, जो हमारा 11वां सबक था हुरूफ कलकला। कलकला का मतलब था टक्कर का के अलग हो जाना। तो कलकला कहते थे 5 कॉफ तो बा जीम दाल, तो जीम आ रहा है, जीम के ऊपर जज़म है तो जो हुर्फ कलकला का मतलब था टक्कर खाकर अलग हो जाना। तो जीम के ऊपर जज़म आने की वजह से यहाँ पे तज यहाँ पे अलग हो जाना है। तज री, यहाँ पे हुर्फ मद्दा हो रहा है, या सकिन से पहले जेर है, यहाँ पे हुर्फ मद्दा का फायदा हो रहा है, खींच कर पढ़ना है। तो पिछला सबक अगर हम जहन में रखते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होती है इंशाअल्लाह। ठीक है, उसके बाद जज़म क्या था? जज़म इसको कहते हैं पूरे हुर्फ के ऊपर आने के बाद वो साकिन हो जाता है। जज़म का मतलब है पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ना, उसको कहते हैं जज़म। तो उसके बाद है ये इक़रा। हमजा साकिन के पढ़ने में झटका होता है, ये भी जज़म के इसमें ही है। तो देखिए हमजा साकिन किसको बोलते हैं? हमजा के ऊपर अगर जज़म आ गया तो हम क्या बोले? कोई हुरूफ के ऊपर अगर जज़म आ गया तो वो क्या हो जाता है? साकिन कहता रहता है। तो हमजा साकिन यानी हमजा के ऊपर अगर जज़म आ गया तो वो हमजा साकिन हो जाता। तो हमजा साकिन के पढ़ने में झटका आना, जैसे कि हमजा क़ाफ ज़ेर इक़ रा, हमजा ज़बर र इक़रा इक़रा इक़रा। ठीक है, हमजा साकिन के पढ़ने में झटका आना यानी झटका दे देना, इक़रा र। तो ये था जज़म का। अब है तशदीद। तशदीद का मतलब क्या था? तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती आना। तशदीद की आवाज सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ने की मकदार एक अलिफ के बराबर है। तो तशदीद, तशदीद किसको बोलते हैं? ये जो छोटा सा डब्ल्यू के टाइप में दिख रहा तो ये है तशदीद। तशदीद जो वर्ड के ऊपर अगर तशदीद आ गया उसको 2 बार पढ़ना रहता। एक तो पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ना है और एक बार डायरेक्ट पढ़ना है। जैसा कि हमजा बा जबर अब बा जबर बा अब बा। तो एक किस्म की सख्ती जो बोल रहे तो वो जहन में आ जाना। हम क्या करते हैं? हमजा बा जबर अब बा जबर बा अब बा बोलते, अब बा ये रॉन्ग है। तो तशदीद अगर तजवीज से पढ़ना है तो हमजा बा जबर अब बा जबर बा अब बा, थोड़ी सी सख्ती लाना है। अब्बा बोले तो रॉन्ग है, अब्बा। ठीक है, तो तशदीद को क्या है? जो वर्ड पे अगर तशदीद आ गया तो उसको 2 टाइम्स पढ़ने का है। कैसा? एक तो पीछे वाले रूप से मिलाकर पढ़ना है और एक बार नॉर्मल पढ़ना है, जैसे कि हमजा बा जबर अब्बा जबर बा अब्बा। थोड़ी सी सख्ती करना है तशदीद में। ठीक है, नून और मीम पर तशदीद हो तो क्या करना है? कोई वर्ड पे नहीं बल्कि नून और मीम दोनों के ऊपर अगर तशदीद आ गया
تو اس کو کیا کرنا ہے غنہ. اس سے پہلے ہم اخفا میں بتائے تھے آپ کو غنہ کس کو کہتے ہیں, ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. تو دیکھیے نون اور میم پر اگر تشدید آ گیا تو تھوڑی دیر غنہ کرنا ہے. یہ یہاں دیکھیے مثال, یا زبر یا, ظا نون پیش ظن, یظن, نون پیش نو, یظن, یظن. نو ناک کی آواز کو تھوڑی دیر جو ہے نا ناک میں چھپانا ہے, نون کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر چھپانا ہے. اور نون اور میم پر, تو یہ تھا نون پہ تشدید آیا تو یہاں پہ تھوڑا غنہ کریں, یا زبر یا, ظا نون پیش ظن, یظن, نون پیش نو, یظن. اوکے, اب دوسرا ہے میم, سا میم پیش سم, میم زبر ما, ثم, ثم, ثم. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جزم. اور ایک بار آپ غور کریں کہ جزم کس کو کہتے ہیں, یہ جو چھوٹا سا دال آتا ہے ورڈز کے اوپر. اور جزم کا کیا ہے خلاصہ, کہ پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھنا ہے. کوئی حروف کے اوپر اگر جزم آ گیا تو وہ جزم نہیں ہوتا بلکہ ساکن ہوتا ہے. اور حمزہ ساکنہ یعنی الف کے اوپر جب جزم آگا تو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہونا چاہیے, جیسا کہ اقرا, اقرا. ٹھیک ہے, تشدید, تشدید جو ہے نا یہ جو ڈبلیو کے ٹائپ میں دکھ رہا یہ تشدید ہے. تشدید جو ورڈ کے اوپر آ جاتا اس کو 2 بار پڑھنا رہتا, ایک بار پیچھے والے حروف سے پھر اور ایک بار نارمل پڑھنا رہتا. نون اور میم پر اگر تشدید آ گیا تو غنہ, غنہ کس کو بولتے ہیں, ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے, جیسا کہ یظن, ثم. باقی کے کوئی ورڈ پہ اگر تشدید آ گیا تو غنہ کرنا نہیں ہے بلکہ سختی کرنا ہے, جیسے کہ اب, اب. ٹھیک ہے, یہ تھی ہماری تجوید کی 12ویں کلاس جو جزم اور تشدید کے بارے میں پڑھے تھے. جزاک اللہ خیرہ.